So in today's session, we are about to start with one of the most prominent topic, the next chapter. The last class we covered the surface area and volume. यही दो सेशंस थे और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे मैं आपको जल्दी एक डीपीपी देने वाला हूँ। कुछ एसके ने अच्छे क्वेश्चन मेरे सामने रखे हैं, मैं उनको भी जल्दी सॉर्ट आउट करके एसके आपको देने वाला हूँ। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी 1 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा, अदरवाइज आई कुड हैव गिवन द सॉल्यूशन फॉर द सेम। तो एक डीपीपी आपको मैं थर्सडे को दूंगा जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, वो आपको करके मुझे भेजना है। फर्स्ट टर्म ऑफ कौन हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए वो भी हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम का पार्ट था, वो आप थोड़ा सिलेबस खत्म होने के बाद कर लीजिएगा। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। The collection of information in the form of the data and arrange them systematically to get the desired information is known as stats. स्टैट्स अपने आप में बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, और जितनी भी शेयर मार्केट है, जितना भी कॉमर्शियल डिटेल्स है, खासकर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये अपने आप में बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है और ये इकोनॉमिक्स के अंदर एक मेजर कंटेंट में आता है। जब आप 11th क्लास में आएंगे तो आप 50% स्टैट्स पढ़ेंगे। 11th के मैथ्स में भी स्टैट्स है, और एट द सेम टाइम साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के अंदर कहीं ना कहीं अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेलोसिटी की बात करनी होती है, इंस्टेंटेनियस, तो उस केस के अंदर हम स्लोप का यूज करते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन को डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां भी हमारा स्टैट्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। स्टैट्स बेसिकली बहुत डिटेल में रॉ डाटा किसे कहते हैं हम, और ग्रुप्ड डाटा किसे, डिस्क्रीट डाटा किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा किसे कहते हैं, ये सब मैंने बहुत डिटेल में 9th क्लास में बता दिया था, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 9th क्लास की डिटेल आपको आती है। अगर इन केस नहीं आती, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप 9th क्लास की वीडियो मेरी देख सकते हैं। फिलहाल ऐसा नहीं है कि 9th अगर ढंग से नहीं है क्लियर तो 10th समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल समझ में आएगी। तो फिलहाल हम डाटा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ डाटा जो है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं आपको। डाटा 3 तरीके के होते हैं। द फर्स्ट इज द रॉ डाटा, द सेकंड इज द डिस्क्रीट ग्रुप्ड डाटा, एंड द थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। रॉ डाटा मीन्स सिंपली द सिंपल फिगर्स। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट the performance of a cricket player in a particular series of one day, right? I suppose that series consists of the 5 matches, and a player score 51, out for duck, again make 100, 121, and then 25. So these are the different performances in the individual matches, in the individual match, in fact. So, so this individual figures basically known as raw data. इसे हम raw data कहते हैं, और रॉ डाटा सिंपल फिगर्स होती हैं, राइट? लेकिन अगर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट हम एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की लेना चाहते हैं, बहुत सारे इवेंट की लेना चाहते हैं, जिसमें अगर सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट पर्संस, कि सपोज मैथमेटिक्स के टेस्ट की बात करते हैं, 10th क्लास के मैथ्स के टेस्ट की, स्कूल के अंदर 7 सेक्शन है मान लिया, हर सेक्शन में किसी में 20, किसी में 25, किसी में 50 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो किस पूरे के पूरे मैथ्स टेस्ट की 10th क्लास की क्या परफॉर्मेंस रही, तो अगर हम हर बच्चे की परफॉर्मेंस को अलग अलग लिखेंगे तो इट बिकम वेरी कम्बरसम जॉब, और ढंग से हमें पता ही नहीं लग सकता कि पूरा ओवरऑल मैथ्स परफॉर्मेंस क्या है, राइट? 10th क्लास की, और उसको अगर हमें एक ढंग से निकालना है तो देयर आर 2 अदर वेज। पहला वे है डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। तो हम उसमें क्या करेंगे, xi and fi. xi represents the marks scored by certain number of students,
मान लिया 30 मार्क्स का एग्जाम, इनफैक्ट 50 मार्क्स का एग्जाम है, और 50 मार्क्स के एग्जाम में 15 मार्क्स लेने वाले टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल 45 मार्क्स लेने वाले 95 स्टूडेंट्स हैं, 35 मार्क्स लेने वाले सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं, 40 मार्क्स लेने वाले 50 स्टूडेंट्स हैं। ये बात हो रही है 10th क्लास के मैथमेटिक्स टेस्ट की परफॉर्मेंस की, इनमें मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं। तो ये कुछ यूनिक वैल्यूज हैं जिसमें इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ये परफॉर्मेंस हासिल की है। तो क्वाइट ऑब्वियस है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, अगर हमें से काउंट करना होगा तो कितने स्टूडेंट्स आए, काउंट करके जल्दी बताओ। 180 स्टूडेंट्स हो गए। मतलब 180 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस हमने इन टर्म्स ऑफ 15 मार्क्स स्कोर्ड बाय 25 स्टूडेंट्स, 45 मार्क्स स्कोर्ड बाय 95 स्टूडेंट्स, 35 मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, 40 मार्क्स स्कोर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स। लेकिन जरूरी थोड़ा ना है कि ऐसी ही यूनिक परफॉर्मेंस आए। परफॉर्मेंस तो कुछ भी हो सकती है। किसी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस हो सकती है कि भाई किसी के 10 मार्क्स आए हैं, किसी के 8 मार्क्स आए हैं, किसी के 50 आउट ऑफ 50 आए हैं, किसी के 45 आए हैं, किसी के 36 आए हैं। अगर देखा जाए तो मोर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हमें इसके थ्रू भी नहीं मिलती। व्हाट अबाउट द स्टूडेंट हु स्कोर्ड 16 मार्क्स? ये एक तरीके से हम इसको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मान सकते। So the best possible way to create the reliable information is to have the formation of frequency distribution data. And frequency distribution data starts with a continuous data information and discrete discontinuous. The continuous is in a sense 0 to 10, 10 to 20. इसके बारे में बहुत डिटेल से मैंने, तो ये सारी डिटेल है ना 9th क्लास की है। इस टाइप की इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। लोअर लिमिट 0 है इसमें, अपर लिमिट 10 है, राइट। अब आप देखिए 10, फिर अगली क्लास, दिस इज नोन एज क्लास। क्लास इंटरवल क्या होगा? क्लास इंटरवल है नहीं, अब 10 का साइज आ गया ना, क्लास इंटरवल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। उसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं, और क्लास साइज भी कह सकते हैं हम। क्लास साइज इसका कितना है? हर एक का 10 है, 30 माइनस 20 10 है, राइट। क्लास मार्क क्या होता है? 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 5 आ गया, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, राइट। 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, 25 आ गया। दैट मीन्स द एवरेज ऑफ द लोअर एंड द अपर लिमिट रिगार्डेड टू द क्लास मार्क एज वेल। ये सब बातें आपसे पूछी गई थी 9th क्लास के अंदर। अब इस टाइप की इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, राइट। लेकिन जरूरी नहीं है, डाटा कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। पहले तो चलिए मैं इसकी कुछ इंफॉर्मेशन कवर कर दूं। भाई 0 to 10 मार्क्स लेने वाले, मान लिया यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10, 95, 10, 50, 20, अभी 200 स्टूडेंट्स हो गए। ज्यादा बेहतर पता लग रहा है कि 0 से 10 मार्क लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 25 स्टूडेंट्स। 10 से 20 में लेने वाले कितने हैं? 95 स्टूडेंट्स। 20 से 30 वाले कितने हैं? और 40 to 50 लेने वाले 20 स्टूडेंट्स हैं, राइट। इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। एक होता है डिस्क्रीट, और डिसकंटिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं वो है 0 to 10, फिर है 11 to 20, फिर है 21 to 30, फिर है 31 to 40, फिर है 41 to 50, राइट। तो उस केस के अंदर अगर हम चलते हैं तो ये 9 पॉइंट, यहां पर हमें लोअर और अपर में से -0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे इस केस की बात करें तो यहाँ पर जनरली हम 0 to 10 नहीं लेते, 11 to 20 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हम लेंगे 10.5 to 20.5, फिर 21 है तो यहाँ हम करेंगे 20.5 to 30.5। डाटा आपको इस तरीके से ही अवेलेबल होगा कि आसानी से आप 0.5 लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर सके और 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर सकें। तो 30.5, 40.5, अभी भी हमारा 10th शुरू नहीं हुआ है,
दिस इज नोन एज 40.5, 50.5। तो हमने क्या किया कि डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा को हमने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नाउ ये हमने जो 180 लिखा है, इसका मतलब क्या है? एफ आई लिखा है हमने। आई स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, ध्यान रखना। आई स्टैंड्स फॉर वेरिएबल। आई की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। अब आप देखिए, अगर मैं F1 कहता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट 25, F2 कहता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट 95, F3, F4, यानी कि F1 टू F3 प्लस F4 अमाउंट्स टू 180, राइट। अब इसी 180 को मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं, सिग्मा, इसे कहते हैं हम सिग्मा। सिग्मा मीन्स समेशन। I stands for 1 and goes in this case goes to 4, और Fi लिख रहा हूं। तो यहाँ जो मैंने एक्सपेंशन में लिखा है ना, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, चलो भाई ठीक है, 4 ही फ्रीक्वेंसी है, हमने लिख दिया। अगर 40 होती तो क्या हम सब में F5 F3 ऐसा लिखते? इससे बेटर क्या होता कि हम क्यों ना इसका एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दें, and the generalized statement to write the expansion of the individual value of the frequency is to denote with the help of this kind of symbol, where sigma stands for summation. I equal to 1 is the lowest value of I, variable I, and I equal to 4 the highest value. Now I want to expand it, I want to open it up. तो मैं क्या करूंगा? F lowest value क्या है इसकी बेटा? 1. Summation means addition. फिर क्या है? F2, फिर summation F3, और लास्ट वैल्यू क्या है? F4। आ गई ना वही बात? तो यानी कि डिस्क सम कितना आ गया हमारा? 180। आई होप ये बात क्लियर हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कमिंग डिटेल्स, राइट। अब ये हमारे पास एक प्लेयर की परफॉर्मेंस है 51, 0, 100, 121 and 25 in a particular series. Now I would like to ask you a question. What is his performance in the entire series? तो हम क्या करेंगे? अगर हम इसकी परफॉर्मेंस पूरी सीरीज में देखनी हो तो हम क्या करेंगे? क्या करना चाहिए हमें? आयुष इज प्रेजेंट, गुड, एक्सीलेंट। विल फाइंड द एवरेज। सिंपल सी बात है, हम एवरेज करेंगे। एवरेज कैसे करेंगे? 51 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 121 प्लस 25 डिवाइड कर देंगे। कितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 5। बताना क्या एवरेज आई? टेल मी। वन 48.5, यही आया भाई। आई हैव ए लिटिल डाउट बेटा, भाई तो इतना ज्यादा नहीं आ सकता। ये हो गया ना 151, 151 में 121 ऐड करो, फिर 25 ऐड किया, डिवाइड बाय 5 किया, कितना आया बेटा आज किया? 59 पॉइंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 59.4 इज द एवरेज परफॉर्मेंस। सो वी कैन से दैट 60 रन हर मैच में बनाए हैं। एवरेज का मतलब क्या हुआ? मीन। मीन इज द मिनिमम वैल्यू परसिस्टेड बाय ए पर्टिकुलर इवेंट, राइट। एवरेज का मतलब ये होता है कि पूरी सीरीज में अगले की मिनिमम परफॉर्मेंस कितनी है, मतलब मिनिमम रन कितने बनाए उसने। तो 60 उसने स्कोर किया पूरी एवरेज पे, पूरा पर्टिकुलर सीरीज के दौरान। तो एवरेज एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट और एफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। तो स्टैट्स के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तीन चीजें आती हैं. फर्स्ट वन इज द मीन, extension of the same is known as median, and the third one is mode. और हमें इन तीन के बारे में ही पढ़ना है. फोर्थ जो था मीडियन निकालने का ग्राफिकल तरीका था, जिसे हम लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव कहते हैं. ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड है? बिल्कुल भी नहीं है. और मीन के अंदर भी हमें तीन तरीके के मीन को करना था. एक सिंपल मेथड मीन का, दूसरा हमें शॉर्टकट मेथड करना था, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. I don't know the logical reason behind it. It's illogical to remove step deviation. Step deviation से तो बल्कि आसानी से, सबसे तेजी से और सबसे आसानी से आंसर आता है. Formula to learn the formula is little bit complicated, but to implement the formula is the easiest amongst all the formula. लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो we are not supposed to use it. तो मीन हम सिर्फ दो ही चीजें करेंगे. मीडियन में हम एक ही चीज करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला इंप्लीमेंटेड, गेट द आंसर. And all these questions related to the mean, median and mode would be frequency, continuous frequency distribution से रिलेटेड ही आपको एग्जाम में आएगा. इस टाइप के से रिलेटेड ही आपको एग्जाम में आना चाहिए. और कंफर्म बात है, जो मैं कराऊंगा वही पेपर में आना है. इस टॉपिक की खासियत ये है कि ये पूरे चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक है. और सबसे डेंजरस बात इसकी है कि सबसे ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक इसी में होती है. ये प्योर कैलकुलेशन ओरिएंटेड टॉपिक है. इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी भी शुरू में अटेंड नहीं करना चाहिए बोर्ड एग्जाम के दौरान. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप जब शुरू के अंदर पेपर देना शुरू करते हैं तो आपके पहले घंटे में, खासकर शुरू के 15 मिनट में, आपकी कंसंट्रेशन वीक होती है. मैं कह सकता हूँ वीकेस्ट होती है. धीरे धीरे कंसंट्रेशन जो है, फोकस जो है, डेवलप होता है. तीसरे घंटे तक आते आते हम एब्सोल्युटली जो है फोकस्ड हो चुके होते हैं. जब हम फोकस्ड हैं तो हमें उसी घंटे के दौरान वो क्वेश्चंस करने चाहिए जिनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन हो. So this is the topic which you should do at the last of all the questions that you have already attempted. इस लास्ट में करना, राइट. शुरू में उन क्वेश्चंस को करना जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. जहाँ कॉन्सेप्ट यूज होता है वहाँ कैलकुलेशन मिनिमम होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द राइट आंसर कंफर्म होता है. तो पहले 2 घंटे का पेपर आएगा, पहले 30 मिनट अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. पूरा पेपर पढ़ने के बाद दुनिया में आज तक एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हुआ जिसको किसी ना किसी एक क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट नहीं हुआ कि शायद मुझे नहीं आता. अगर आपने पूरा, आजकल एक गड़बड़ करते हैं ये लोग, 15 मिनट तुम्हें पढ़ने के लिए दे देते हैं क्वेश्चन पेपर. तो जो 15 मिनट्स की स्टडी है तो उसके दौरान उसका प्लस भी है और माइनस भी है. माइनस उसका ये है कि एक दो क्वेश्चन बच्चा ऐसा देख लेता है जो उसका आंसर नहीं आता, शायद उसको लगता है मुझे नहीं आता, फिर सारी एनर्जी उस क्वेश्चन को सोचने में लगा देता है. जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे उसकी तरफ तो भूल के भी नहीं देखना. उन क्वेश्चंस को देखना है जिसके बारे में आपके सोचना भी ना पड़े. आपकी उंगलियों को पता है, आपके दिमाग को तो छोड़ो क्या लिखना है आंसर. उन क्वेश्चंस को पहले 30 मिनट में करो, ठीक है ना. तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा जो आपको थोड़ा डाउटफुल लग रहा था. इट्स ऑल द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर शीट. ये भी आपको सीखना है और इस टॉपिक के साथ तो खासकर आपको हद से ज्यादा मेहनत करनी है. इन ए सेंस रोज अपने आप से कसम खानी है कि मीन, मीडियन और मोड का एक क्वेश्चन मैं रोज निकालूंगा, क्या टॉपिक आता हो रोज निकालना है, अपनी हैबिट बना लेनी है. आई विल डू इट ऑन डेली बेसिस. और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको MIQ दे दूंगा. उसी टाइप के क्वेश्चंस आप बुक से RD शर्मा, RS अग्रवाल, हजार को क्या है उसको देख के कर सकते हो. इवन मैं तो दूंगा ही दूंगा टेस्ट के अंदर. मतलब एक हैबिट होनी चाहिए कि भाई 3 क्वेश्चंस पर डे निकालने हैं इसके, राइट. तो आपको ये टॉपिक में चांस गलत हो जाए और ना के बराबर चांस बचेगा कि आपकी कहीं कोई गलती हो. ब्रिलियंट टू ब्रिलियंट स्टूडेंट भी जिसे हम कहते हैं वो भी इस टॉपिक में ही गड़बड़ करते हैं. इसलिए आपको थोड़ा सचेत रहना इस टॉपिक के साथ. अब आपने यहाँ पर एवरेज जो निकाली उसमें आपने सिंपली क्या किया, सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया
और डिवाइड कर दिया टोटल वैल्यू से। तो आई कैन से दैट 51, 0, 100, 121 and 25 are raw data, individual data, right? So these individual data in terms of journal notifications in order to create the, अब ये जो आपने किया है, देखा जाए तो आपने एक फार्मूला यूज किया है। फार्मूला क्या किया आपने? यू दिस न्यूमरेटर में क्या है? सम ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, जो भी अलग अलग ऑब्जर्वेशन है उसको ऐड किया न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही किया है नहीं किया? सम ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपने आप में मीन निकालने का ये एक ऑथेंटिक फार्मूला बन गया। अगर अपने पास रॉ डाटा है तो हमने क्या करना है? 5 है, 10 है, 50 है, सबको अलग अलग लिखेंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हैं, इसका फार्मूला अपने आप में मैंने आपको बता ही दिया इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, सम ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या 7th 8 से भी जानते हो। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को जनरलाइज करना हुआ तो हम क्या करेंगे? हम इसको लिख देंगे xi, x1, जनरल फॉर्मूला देना है तो ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4, ये हो गया x5। यानी कि इंडिविजुअल वैल्यूज को मैंने एक सिंबल दे दिया। x3 stands for 100, the value of x3 is 100, the value of x5 is 25, the value of x4 is 121। तो अगर मैं इसका फार्मूला बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? दिस इज द सिंबल ऑफ मीन, x bar, the symbolic representation of mean, and it should be equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 डिवाइडेड बाई कितना है भाई? एक और है क्योंकि जीरो भी था ना, प्लस x5। तो टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है, तो इसलिए हमने इसे किससे डिवाइड कर दिया? 5 से डिवाइड कर दिया, राइट? तो व्हाट आई वांट टू से, कि जो न्यूमरेटर में होता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होती है, उसका एक जनरल सिंबल होता है x, starts with x1, x2, x3 goes to x5, in this particular case divide by total number of observation। अच्छा, जरूरी नहीं है, हो सकता है x6 भी हो, पता नहीं कितनी हो, तो xn कर दूं, n कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50। अब अगर xn है, जब 5 तक था तो 5 से डिवाइड किया, xn है तो किससे डिवाइड करेंगे हम? n से, राइट और नॉट? And hence the generalized formula for the mean is sigma I equal to 1, I equal to n, xi divided by n। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने फ्रीक्वेंसी के दौरान इसका मतलब समझाया भी था, मैं इसको दोबारा समझा रहा हूं। सिग्मा मीन्स summation, I equal to 1 means the I stands for the variable which can acquire different natural number, the lowest one is 1 and the highest one is n। तो इस पर्टिकुलर अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं तो इसका एक्सपेंशन होगा x1 summation x2 summation x3 goes to summation xn divided by n। यानी कि इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, we could have written it in this particular way, and hence the formula for the mean is sum of individual observation divided by total number of observation। This is the formula for the mean, sum of individual observation divided by total number of observations as far as the raw data is concerned। रॉ डाटा क्या से रिलेटेड की शुरुआत मैंने इसलिए की है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, हो सकता है 2 नंबर का भी आ जाए, और हो सकता है 4 मार्क का भी आ जाए। और 4 मार्क का क्या क्वेश्चन होगा वो अब मैं बोलने वाला हूं। लिखो, प्रूव दैट द सम ऑफ द डेविएशन
the sum of the deviation of mean, sum of the deviation of mean from its individual value, from the individual, from the individual value of a particular observations. Uh, prove that, prove that sum of deviation, sum of deviation of the mean, sum of deviation of mean from individual values, individual values of a particular event is always a zero. This question, if come, it will come for 5 marks. And there is every possibility that you may get this question. What I said, या तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरीके से क्वेश्चन लिखा मिलेगा या आपको सिंपली लिख देंगे ये प्रूव दैट सिग्मा I equal to 1, I equal to n, xi minus x bar equal to 0. ये प्रूव करो. ये अपने आप में 5 मार्क का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है. तो हमें करना क्या है, मैं एक बार दोबारा उसी फॉर्मूले पे जा रहा हूं. मीन किसे कहते हैं हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, राइट, वेयर आई इक्वल्स टू 1 to n, नीचे भी आई इक्वल टू 1 to n. इनफैक्ट सिग्मा अभी मैं यहां पर ये ना लेकर फिलहाल n ले रहा हूं. यही फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको. तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू n, एफ आई एक्स आई इज n मल्टीप्लाइड विद x बार. That means sum of individual observations. यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने ना थोड़ा एडवांस लेवल का फार्मूला ले लिया और आसान कर देता हूं आपके लिए. इसको हटाकर xi कर देता हूं. मैंने फ्रीक्वेंसी का ले लिया, है तो वो भी गलत नहीं, वो भी सही है, लेकिन चूंकि हमने एक आसान चीज से शुरुआत की है, हम वही लेंगे. यही है ना, यही लिया था ना, तो इसी को लिख दिया मैंने. ये फार्मूला भी क्रिएट, ये मैंने जो आपको क्रिएट करके बताया था, ये क्लियर है ना, ये फार्मूला कैसे आया. अगर ये क्लियर है तो मैं यहां इसे लिख सकता हूं, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड विद एक्स बार इनटू n. So that means sum of individual observation is equal to n times of the mean itself. ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें इसे प्रूव करने में काम आएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, सिग्मा i इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार. इसको हम अब ओपन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना, सिग्मा के साथ जब हम कोई चीज लिखते हैं तो वो जनरलाइज स्टेटमेंट होती है, उसका एक्सपेंशन पॉसिबल है. अब इसका एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, सब अगर माइंडफुली यहां बैठे हैं तो उन्हें समझ आ जाना चाहिए. आई है 1, तो x1 माइनस एक्स बार. तो हमने इस पूरी आइडेंटिटी को डिफाइन कर दिया x i इक्वल टू 1 से. समेशन का मतलब ऐड, फिर x2 माइनस एक्स बार, क्लियर, फिर x3 माइनस एक्स बार गोज टू xn माइनस एक्स बार. क्योंकि हायर वैल्यू क्या है इसकी, व्हेन. ये एक्सपेंशन सबको क्लियर है. ये चीज दिखाई दे रही है आपको, यहां जो मैंने लिखा है, जो एरो बना है, मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रही, आपको दिख रही है, दिखाई दे रहा है, दैट्स ग्रेट. तो अब हमें, मैंने इसको ऐसे एक्सपेंड किया, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क मी. तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको क्लियर है. तो अभी इस राइट हैंड साइड को मैं ऐसे लिख रहा हूं, जितना भी हमारे पास x1 x2 x3 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, xn तक.
माइनस, अब आप देखो, मान लो कि ये 3 ही है, बस 3 ही है, तो एक्स बार कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स ऑफ एक्स बार। लेकिन ये तो कितनी एक्स एन तक जा रहा है, एक्स बार एक्स बार एक्स बार इज गोइंग टू एन टाइम्स। अगर ये एन टाइम जा रहा है तो क्वाइट ऑब्वियस है मुझे यहाँ क्या लिखना होगा, एन एक्स बार। क्या ये क्लियर हुआ सबको? नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ये अभी बताया था ना मैंने, सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स आई, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू एन माइनस एन एक्स बार। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट x1 प्लस x2 प्लस xn तो हम ऐसे रीराइट कर सकते हैं नहीं? एंड नाउ दिस इज ए, अब सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू एन इंटू एक्स बार, तो इसकी जगह मैं यहां लिख सकता हूं ना एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार, कट के 0 हो गया, विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट और नॉट? जब हमने इसको इस तरीके से लिखा, क्या ये क्लियर है? इस वाली स्टेटमेंट को जब मैंने ऐसे लिखा, क्या ये सबको क्लियर है? अरे भाई ये क्या है? ये है सिग्मा एक्स आई, आई इक्वल टू 1 टू एन, राइट और नॉट? माइनस एन एक्स बार। और मैंने अभी आपको यहां बताया नहीं था कि सिग्मा मीन की जब डेफिनेशन देते हैं तो सिग्मा एक्स आई 1 टू एन तक जाता है डिवाइड बाई एन। तो अगर मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं एन को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये फार्मूला बन गया नहीं? ये फार्मूला किसका बन गया? सम ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज बी इक्वल टू एन टाइम्स इट्स मीन। नहीं? तो यहां पर आई हैव एवरी राइट टू राइट इट एज एन एक्स बार। इसको डायरेक्टली मैंने एन एक्स बार लिख दिया, क्यों लिख दिया अभी मैंने यहां प्रूव करके बताया आपको। तो ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है एन एक्स बार, इट अमाउंट्स टू 0 विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। राइट और नॉट? प्लीज बताइए, क्या यहाँ सबको क्लियर हो गया? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, let x1 x2 x3 goes to xn, इनका मीन है x बार। if each value is increased by small p कोई नंबर है, then the new mean यानी कि x बार डैश न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस p। इसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यूज हैं, राइट? तो नया मीन, अब ये जो मीन है ये मीन किसका है? x1 x2 x3 goes to xn divided by n। अब आपने क्या किया, हर एक वैल्यू में एक नई वैल्यू ऐड कर दी, p ऐड कर दिया। मान लिया हर एक में आपने 3 ऐड कर दिया, राइट? तो अब वो जो नई वैल्यू मैंने ऐड किया तो नया मीन हो जाएगा। क्या वो मीन पुराना ही रहेगा या बदल जाएगा? इट हैज टू चेंज बिकॉज यू आर चेंजिंग इंडिविजुअल वैल्यूज। तो यहां पर मैं x1 प्लस p कर रहा हूं, x2 प्लस p कर रहा हूं, तो नया मीन मैंने x बार डैश कर दिया, फिर x3 प्लस p कर रहा हूं, फिर xn प्लस p कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई n कर रहा हूं। क्लियर? तो x बार दिस, अब इसको भी जरा ध्यान से देखिए, जितना भी x1 x2 है
इसकी तो फैमिली मैंने अलग बना दी, और P P P is repeating n times, NP divided by n, right? That means I can again rewrite it as x1 plus x2 plus x3 xn divided by n प्लस, क्या मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूं, इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकता हूं या नहीं? व्हाट इज दिस? दिस इज ओल्ड मीन, ओल्ड मीन प्लस एन से एन कैंसर प्लस पी, हेंस प्रूव्ड। कहने का मतलब है, अगर आपको एक मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज गिवन हो और उसमें कह दिया जाए कि 3 ऐड कर दो, अब उस पर्टिकुलर वैल्यूज का मीन भी गिवन है आपको। मान लिया देयर आर सर्टेन 10 वैल्यूज आर अवेलेबल टू अस विद इट्स मीन एज 5। तो इफ 3 इज एडेड टू इंडिविजुअल वैल्यूज, तो व्हाट वुड बी द न्यू मीन? सीधा लिख देंगे आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या होगा, नया मीन क्या होना चाहिए? मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। Let there are certain individual values as x1, x2, x3 goes to xn with mean as 5. Now, if each value is increased by 3, what would be the new mean? खत्म, 8। अभी तो किया है हमने, फार्मूला नहीं पता लग गया ये आपको। हर वैल्यू में अगर आपने पी इंक्रीज किया तो मीन भी पुराना मीन, नया मीन जो है पुराने मीन में पी ऐड हो गया। तो करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर लिख देना, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है एक नंबर में आने की। क्या ये बात क्लियर है? ये अपने आप में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। घुमा फिरा के आपको पूरा एक पैराग्राफ बना देंगे और ऐड कर देंगे कि किसी कारण से गलत ऑब्जर्वेशन नोट की गई और अब उसमें एक नई वैल्यू ऐड कर दी गई, ये करना भूल गए थे, तो अब नया मीन क्या होना चाहिए? फिर उसमें लिखेंगे प्रूव दिस फॉर्मूला एज वेल, हाउ डिड यू गेट इट? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन गया। तो प्रूफ मैंने बता दिया आपको, राइट? तो एनीबडी हु इज हैविंग द डाउट इन दिस पर्टिकुलर प्रूफ? अच्छा, अब अगर हर मीन के अंदर अगर x1 से लेकर xn तक का मीन x बार है और ईच वैल्यू इज डिक्रीज बाय नाउ, डिक्रीज बाय p, यानी कि तो नया मीन क्या हो जाएगा? नया मीन माइनस हो जाएगा। पुराने मीन में हम उसी p वैल्यू को माइनस कर देंगे। इसका प्रूफ भी देखिए ध्यान से है भाई। अब हर वैल्यू में p सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैं p सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं हर वैल्यू में, देख लो आप ध्यान से। तो x1 x2 वो तो सम हो रहा है, वो तो अलग हो गया। अब प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। एंड और यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। द न्यू मीन इज डिक्रीज बाय p itself, राइट और नॉट? गॉट इट? भाई सबको समझ आ रहा है ना? थर्ड, if x1 x2 x3 goes to xn का मीन है x बार, नाउ ईच वैल्यू is multiplied by small p, then the new mean is equal to p times of the old mean. New mean is equal to p times the old mean. Let's prove it. Old mean हमारा ये, अब आपने क्या किया? नया मीन निकाला। क्यों? क्योंकि हर वैल्यू को p से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हर एक वैल्यू चेंज हो गई। तो नया मीन ये होगा p को, p कॉमन आ गया है नहीं, देख लो आप, p कॉमन आ गया। तो नया मीन कितना हुआ? p टाइम व्हाट इज दिस? दिस इज ओल्ड मीन।
Hence proved. Right? So in fact, this one is the first property of about mean related to the raw data. This includes second and third, addition and subtraction. This should be fourth, multiplication, and the last one, if each value, if इन ऑब्जर्वेशंस का मीन पी है, सॉरी मीन इसका एक्स बार है, एंड नाउ ईच वैल्यू अगर हम पी से डिवाइड करें तो नया मीन जो होगा वो पुराने मीन से भी को डिवाइड कर देगा पी से. The simplest proof is again the same. इनको जांचने को फोन गिर जाएगा, कहाँ रख के वो गलत करके तो मैं उसी पे चेयर पे रख दूं ना. तो नया मीन जो होगा हर वैल्यू में पी डिवाइड कर दिया आपने. वन अपॉन पी अलग हो गया, है वन अपॉन पी वन अपॉन पी वन अपॉन पी अलग हो गया. Hence the new mean is what? 1 upon p times of the old mean. We can write it as this, hence proved. So this is the proof behind the fifth property of the mean related to the raw data. And there is 99% possibility of having the question based on it. Maybe straight away of 1 mark, maybe of 5 mark as well in the form of the case study. केस स्टडी में आपको दे देंगे कुछ वैल्यूज और उसमें मीन आपको निकालना होगा. एक क्वेश्चन तो ये बन गया. दूसरा क्वेश्चन ये कह देंगे उसमें कि अगर हर वैल्यू को ऐड कर दें, 5 ऐड कर दिया हर एक में, 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया हर एक में, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 8 डिवाइड कर दिया, तो क्या चेंज आएगा मीन में. बन गए 5 क्वेश्चन. ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा. तो कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग. आई टेल यू वन थिंग, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना उसके लिए बोर्ड का पेपर 1 घंटा 10 मिनट का है बस. मैथ का भी अभी देख लिया ना आपने, हमने देखा होगा जब सैंपल पेपर आ गए ना. हैव यू सीन द सैंपल पेपर? सैंपल पेपर देखो ना सीबीएसई का, सीबीएसई की साइट से डाउन लिया, मैं भेज दूंगा. मैंने डाउनलोड कर लिया है. एक स्टूडेंट जिसने ढंग से पढ़ाई की है 1.25 घंटे से ज्यादा पेपर का टाइम ही नहीं ले सकता. वो खत्म पेपर उसमें. इतना ऑर्डिनरी पेपर है. कौन कहेगा टफ है पेपर? आपके पास कम से कम आधा घंटा बचना चाहिए आंसर शीट को 3 बार रिवाइज करने के लिए. 2 घंटे के पेपर को कोशिश करा करो 1.5 घंटे में खत्म करने की. राइट. और बोर्ड का तो पक्का खत्म हो जाएगा जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है, चाहे मैथ है चाहे साइंस है. तो इस तरीके से हमें मीन रिलेटेड टू द रॉ डाटा समझ आ गया. अब हम डिस्क्रीट ग्रुप डाटा की बात करते हैं. इससे रिलेटेड 5 नंबर का क्वेश्चन आता है. आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था एक्स आई की वैल्यू मान लिया गिवन है हमें 10, 15, 35, 45, 50 और एफ आई गिवन है हमें 30, 25, 50, 95, 20. भाई मान लिया 10th क्लास के मैथ्स टेस्ट के परफॉर्मेंस की बात हो रही है. एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर 5-6 सेक्शन है.
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें कितने हैं, जरा ऐड करना है इसे। मेरे पास एडिट वैल्यू है, पर आप बताओ जल्दी। ये एडिशन जितना आसान लगता है उतना ही गलत होने के चांस होते हैं, अगर आपने थोड़ा भी केयरलेसनेस दिखाई तो। जहां एक एडिशन गलत, सारा आंसर गलत। इसकी 220 आई ना इसकी वैल्यू। अगर इसके प्रोसीजर को आपने समझ लिया तो आई गारंटी 6 क्लास का स्टूडेंट भी अगर सिंसियरली यहाँ सामने बैठा है ना, वो कल से आंसर निकालना शुरू कर देगा। कितना आसान टॉपिक है। ऐड कर दिया। इस एडिशन को हम कैपिटल एन भी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, इसको हम सिग्मा एफ आई, आई इक्वल टू 1, 1 2 3 4 5 से 5 कह सकते हैं या नहीं। नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी अगर आपने क्लास पूरी ढंग से समझी है तो। यानी कि 10 नंबर लेने वाले 30 बच्चे हैं, 15 मार्क्स लेने वाले 25 हैं, 35 वाले 50 हैं, तो ज्यादा और इंफॉर्मेटिव डिटेल आ रही है सामने। लेकिन 46 मार्क्स लेने वाले पता नहीं, तो है इंफॉर्मेटिव लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ नहीं है। इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का यूज करते हैं। और उसके थ्रू मीन कैसे निकालेंगे वो बात की बात है, पहले हम इसमें मीन कैसे निकालेंगे इसे समझेंगे। जब कभी भी आपको xi is the value, fi is a total number of person, total number of observations, total number of workers, etc. अगर xi और fi है तो मीन का फार्मूला, ये आपने 9th क्लास में भी किया है, आपकी एनसीईआरटी में था ये, सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi। किया है या नहीं किया ये। यानी कि मीन इज सिग्मा, शायद डिलीटेड था, हम लोगों ने किया है। ये फॉर्मूला है मीन का, अगर इंफॉर्मेशन हमें ऊपर जैसे गिवन है ऐसे गिवन हो तो। प्लीज देखिएगा यहाँ, सिग्मा मीन्स एडिशन, लोएस्ट वैल्यू है 1 है, तो आपको समेशन समझ आ गया। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं ना यहाँ f1 x1, f2 मल्टीप्लाइड विद x2, f3 मल्टीप्लाइड विद x3 goes to fn मल्टीप्लाइड विद xn divided by f1 plus f2 plus f3 goes to fn। यही मतलब हुआ या नहीं। यानी कि मुझे यहां लिखना है एफ आई एक्स आई, यानी कि मुझे सबसे पहले न्यूमरेटर की वैल्यू चाहिए, मुझे इस न्यूमरेटर का आंसर चाहिए, तो मैं एफ आई एक्स आई लिखूंगा। एफ आई एक्स आई मतलब क्या हुआ, मैं एफ वन और एक्स वन को मल्टीप्लाई करूंगा, 10 इंटू 30 करूंगा। ये यहां पर मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप सीधा 300 लिखना। अगर बात समझ आ गई है तो 15 इंटू 25 करो। अब सारी मल्टीप्लीकेशन खुद से करो, मेरा आंसर भूल के भी मत देखना सारी आप पहले उतार लो इस क्वेश्चन को, कॉपी करो। आपको समझाने के लिए बार बार कह रहा हूं, मैं ऐसा लिख रहा हूं, अदरवाइज आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत है, सीधा लिख देना 375। 35 इंटू 50 कितना हुआ, 1750, वेरी गुड। 45 इंटू 95 कितना हुआ, वेरी गुड, यही मेरे पास है। 50 इंटू 20, 1000। यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई इक्वल टू 1 टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी इसकी, सुकृति मैक्सिमम कितनी जाएगी, आई की वैल्यू 1 से कितनी मैक्सिमम जाएगी, आदित्य कितनी मैक्सिमम जाएगी, आयुष, अर्शिका बेटा कितनी हो जाएगी।
I stands for lowest value is 1. मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए ईशान? अरे F1, F2, F3, F4, F5, X1, X2, X3, X4, X5. तो लास्ट वैल्यू क्या है? X5 मल्टीप्लाइड विद F5 goes to 5. I equal 1 to 5. क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर है बेटे? अब ये सम कितना आया? सम करके बताना कितना है? 7,400 नहीं आयुष बेटा, 7,700 आना चाहिए। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, दैट्स समथिंग, किसी की तो प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट? विशांत क्लियर है? हाँ कोई बात नहीं, वो तो देखो प्रैक्टिस से आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक दूर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। तो मीन क्या होगा? फॉर्मूला, फॉर्मूला के अंदर न्यूमरेटर कितना है हमारा? 7700, डिनोमिनेटर सिग्मा FI 220। कितना मीन आया डिवाइड करने के बाद? When 770 is divided by 22, what is the answer? 35. 35 is the answer. यानी कि 220 स्टूडेंट्स की मैथ्स की परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस कितनी है? 35 मार्क्स आउट ऑफ 50। 70% परफॉर्मेंस, 70% मार्क्स ऑलमोस्ट पूरी सभी स्टूडेंट्स ने। 70% is the performance of the entire mathematics test. Got it? आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। तो कैन आई स्विच ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आपको कोई डाउट इसके अंदर कैसे करना है? ग्रेट। अब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है, चलिए तो आपको क्लियर हो गया ना कि XI FI अगर गिवन है तो कैसे हमें मीन निकालना है, यानी कि डिस्क्रीट ग्रुप डाटा का मीन निकालने का मेथड क्या है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा की बात कर रहा हूं मैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा क्लास इंटरवल, मैंने बताया ना क्लास इंटरवल में होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और फ्रीक्वेंसी है 5, 15, 75, 95 और 25। बेटा जी यहां भी फॉर्मूला वही यूज होगा, है तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल आ गया ना, देखो यहाँ तो सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू थी XI FI थी, लेकिन यहाँ क्लास इंटरवल है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है। फॉर्मूला वही रहेगा, सिग्मा FI XI डिवाइड बाय सिग्मा FI। तो बात ये उठती है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ XI तो है नहीं, XI तो है नहीं, क्लास इंटरवल और FI है, तो XI आप निकाल सकते हो। XI कैसे निकालोगे? XI होगा लोअर लिमिट, XI इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाय 5। आप इसका करके देख लो 25 आएगा, इसका करके देख लो 35 आएगा, इसका करके देख लो आपको 45 आएगा। Am I right?
भाई क्लियर है सभी को? ऋषिता समझ में आ रहा है मैं जो कर रहा हूँ? गुड। तो क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और एक्सआई, ये तीनों वैल्यूज आपके पास हैं। और फ्रीक्वेंसी भी है आपके पास, एक्सआई भी है, तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही बन गया ना जैसा यहाँ था। एक्सआई और एफआई, एक्सआई और एफआई फॉर्म में मिल गया क्वेश्चन। अब मैं नहीं करूंगा, आप करो और मुझे बताओ मीन कितना है। चार्ज हो गया। पॉइंट 30.58 इज द करेक्ट आंसर बेटा। 33 आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलती है। तो आप चेक कर लें, आपको अभी समझ आ रहा होगा कि वाकई में इस टॉपिक में मेहनत की जरूरत है। मेहनत सिर्फ कैलकुलेशन में करनी है, राइट? इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रॉन्ग आंसर उतना मिनिमम हो जाएगा। तो आई होप ये सभी कर सकते हैं। क्या आप लोग कर रहे हैं? और किसी का आंसर आया क्या 30.58? एनी अदर वन मैचेस विद द सेम आंसर? अभिनंदन। कोई बात नहीं। प्रशांत। सुकृति आपका? ऋषिका? ऋषिका आया बेटा? ऋषिका आपका आया बेटे?
मुझे करने की तो जरूरत नहीं ना, कर सकते हो ना ये। 5 × 5 25 हो गया, 15 × 15 225 हो गया, 75 × 25 कितना हुआ? 95 × 35, 25 × 45, टोटल सम कितना आया? यानी कि द मीन इज 6575 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना आया? 215। तो आंसर यही आना चाहिए 30.58। क्या यही है? तो एक्चुअली मेरे पास करेक्ट आंसर नहीं है, यू मे इंडिविजुअली चेक इट अगेन। प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी। आगे चलूं मैं? अच्छा यही है ना 6575, क्योंकि मेरे पास। ठीक है, गुड। तो आई होप कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का मीन निकालते हैं वो भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रीट का कैसे निकालते हैं वो क्लियर है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निकालते हैं वो क्लियर है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। आज की क्लास का ये 8th क्वेश्चन है। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और फ्रीक्वेंसी है 5, 18, 15, स्मॉल p एंड 6। और यहाँ मीन गिवन है, आपको मीन गिवन है 25। ये ऑलरेडी आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। इसके चांस 99% है कि p की वैल्यू निकालो। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। मीन गिवन है, p निकालना है। तो जो 100% कॉन्फिडेंट है वो तो करो, और जिसको थोड़ा सा भी डाउट है ना वो सारा फोकस यहाँ रखे। तो एक्स आई निकालेंगे हम। 10, 0 + 10 ÷ 2 यानी कि 5, 10 + 20 यानी कि 15, यानी कि 25, यानी कि 35, यानी कि 45। क्लियर? एफ आई एक्स आई तो निकालना पड़ेगा ना फिर। एफ आई एक्स आई 5 × 5 25, 18 × 15 करो, बताओ कितना है? 270। 15 × 25 375। वेरी गुड। अब p × 35 इज 35p। अब 6 × 45 270। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आई इक्वल टू 1, 1 2 3 4 5 25। f1 x1 + f2 x2 बताना जरा ऐड करके कितना है। अब आप ध्यान से देखिए, आप ऐड करेंगे 25 को, 270 को, 370 को, 5 को और 270 को, क्योंकि 35p तो ऐड होगा नहीं ना, p की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो 1 2 3 4 इनको ऐड करके कितना आया? दिस अमाउंट्स टू 940 + 35p, वो भी तो ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ सिग्मा फ्रीक्वेंसी, राइट, वो कितनी गिवन है फ्रीक्वेंसी?
I इक्वल टू 1 टू 5 भी करेंगे यहाँ पे। दिस इज 23, 38, 44, ये हो जाएगा 44 प्लस पी, क्योंकि पी तो अलग से ऐड होगा ना। देयरफॉर मीन निकालने का तरीका क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ये गिवन है हमें एस 25, ये वैल्यू है 940 प्लस 35p, और ये है हमारे पास 44 प्लस p। अब ये बन गया 7th क्लास का क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 44 प्लस p इज 940 प्लस 35p। अब बताओ भाई, सॉल्व करके इसकी p की वैल्यू कितनी आई, बताओ। सभी का आंसर आना चाहिए। आई कैन वेट फॉर अनदर 2 to 3 मिनट्स। क्या सभी का आंसर ही आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में मीन गिवन है हमें 54। अगेन पी की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लास इंटरवल गिवन है हमें 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, स्मॉल p, 10, 9, 13। पी की वैल्यू निकालनी है। आंसर इसका 11 है। ये होमवर्क है, ये घर पे करना है। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके चांस ऑलमोस्ट 99.9% है फॉर 5 मार्क्स। मीन गिवन है आपको 62.8, और n यानी कि सिग्मा एफ आई ये गिवन है 50। आपको F1 एंड F2 की वैल्यू निकालनी है, और क्लास गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। फ्रीक्वेंसी ये 5, ये F1, ये 10, ये F2, ये 7, ये 8, ये टोटल n यानी कि फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6, 1 2 6, ये गिवन है हमें एज 50, और हमको F1 और F2 की वैल्यू को निकालना है। यानी कि वी नीड टू सॉल्व आउट, सॉल्व हमको ये और ये चाहिए। अगेन जिसको लगता है कि मैं निकाल सकता हूँ वो तो बेशक ना देखे, बाकी सबका फोकस यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांस है आने के। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वैल्यू माइट बी चेंज, लेकिन F1 और F2 निकालना, ये फॉर्मेट आपको सेम आएगा। तो यहाँ पर हम एक्स आई निकालेंगे सबसे पहले, जो हम हमेशा करते आए हैं। 0 + 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10।
20 प्लस 40 60 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30. 40 plus 60 100 divided by this is 50. This amounts to 70. This amount to 90. 220 means 110. तो मैंने यहाँ तक लिखा है. इसमें किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा F5 XI 5 1 इंटू X1 F1 इंटू X1 यानी कि ये 50 हो गया. अब देखो ये F1 है, ये 30 है. तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है, मेरे को 30 F1 ही लिखना पड़ेगा. ये 10 है, यहाँ 50 है, तो यहाँ मुझे 500 लिखना पड़ेगा. अब मेरे पास दो रास्ते हैं. 70 इंटू F2 लिखूंगा यहाँ, या मैं एक काम और करूंगा जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ. अभी 7 इंटू दिस इज 6, ये हो जाएगा 880. अब आप ये देखिए, हमें n इक्वल टू 50 गिवन है. तो n विच इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 15 3 प्लस 7 22 प्लस 8 यानी कि 30 प्लस F1 प्लस F2. तो 30 प्लस F1 प्लस F2 ये ऑलरेडी गिवन है हमें 50, ये क्वेश्चन में गिवन है. तो F1 प्लस F2 हो गया 50 माइनस 30 यानी कि 20. तो इस तरीके से F2 आ गया 20 माइनस F1, यानी कि ये जो वैल्यू है दिस कैन बी रिप्लेस्ड एज 20 माइनस F1. तो मैं यहां इसे करने जा रहा हूं. 70 F2 की जगह मैं लिख रहा हूं यहां पर 20 माइनस F1 जो हो गया 1400 माइनस 70 F1. यहाँ तक कुछ पूछना है? अब हम इन सभी को ऐड करने जा रहे हैं. We will add 50 500 first, 50 500, फिर ये 1400 भी इंडिविजुअल वैल्यू, इसको भी ऐड करेंगे, 630 को ऐड करेंगे, 880 को ऐड करेंगे. तो इनके एडिशन से कितना आएगा? आप ऐड करें. 550 में 1400 ऐड किया 950, फिर 630 ऐड किया 08, फिर 880 ऐड किया 06. एक्सीलेंट, यही आंसर है इसका. वेरी गुड. ये आएगा 3460 माइनस. अब हमने इन सबको इंडिविजुअल वैल्यूज को तो ऐड कर दिया, लेकिन ये 30 F1 और माइनस 17 F1 ये कितना हो गया? ये हो गया माइनस 40 F1 प्लस 30 F1 माइनस 70 amounts to this. Please tell me any doubt till this step. Now mean, which is sigma F1 X1 divided by sigma F1 Fi, इन तो हमें गिवन है 62.8. ये वैल्यू आई है हमारी किसकी? सिग्मा Fi Xi I इक्वल टू 1 5. स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो Fi Xi लिखेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ लिखेंगे 3460
माइनस 40 F1 डिवाइडेड बाई, अब नीचे को ऑलरेडी सम गिवन है एज ए 50 सिग्मा F5 दिस डिवाइडेड बाई 50. तो नाउ 62.8 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3460 माइनस 40 F1. ऐसे F1 की वैल्यू ये कितना है उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 62.8 इंटू 50 3460 माइनस 40 F1. तो ये 40 F1 राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले गया मैं, 3460 माइनस 3140 ये कितना आया 320. 0 से 0 कैंसिल हो गया, F1 हो गया 32/4 यानी कि 8. F1 की वैल्यू आ गई 8, इसमें पुट करेंगे तो F2 की वैल्यू कितनी होगी 20 माइनस 8. Hence F1 and F2 comes out to be this. Identically इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं. वैल्यू माइट बी डिफरेंट, क्लास इंटरवल अलग हो सकता है, ये वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल आइडेंटिकल है. ऐसे ही करना है. पर इस क्वेश्चन की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. आई होप इतना समझ आ गया आपको. अब एक शॉर्टकट मेथड है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, राइट, यानी कि परसों देखेंगे. आज जितना मैंने कराया है इससे रिलेटेड मैं आपको एक डीपीपी तैयार करके दे दूंगा कि आप प्रैक्टिस करना. डीपीपी क्या, मैं इनफैक्ट 2 मिनट रुकिए. हाँ डीपीपी दूंगा फिलहाल. आप उसी डीपीपी में से जितने भी क्वेश्चन हैं निकालने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने अभी इसका बैच बनाया नहीं था. इसका बैच मैं कल तक बना पाऊंगा, तो उसमें आप अपलोड कर देना. सबमिट करने का काम होगा आपका थर्सडे नाइट तक, राइट. इनफैक्ट आज की क्लास का जो मैं होमवर्क दूंगा, जो थर्सडे का भी होमवर्क दूंगा, उसको आप सैटरडे तक कर देना. मैं सैटरडे तक का टाइम दे रहा हूँ, तो सैटरडे रात को 12 बजे तक आप मुझे भेज देना, राइट. कल आपकी छुट्टी है, कल को टेस्ट भी नहीं है, 26 है, नेशनल हॉलीडे है. कल टेस्ट आपके पास नहीं आएगा और परसों आपका सेशन रहेगा. जिसने टेस्ट नहीं दिया है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो कल तक इस टेस्ट को दे दे और मुझे भेज दे, अगर खुद से दिल से माने तो. जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है बेटा. तो आज की पूरी क्लास आपको समझ आ गई होगी, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ. कहीं फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा. विद इन 5 मिनट्स आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे और उसके थ्रू आप ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर ढंग से रिवीजन कर सकते हैं क्लास का. ये क्लास अपलोड अभी होने में वक्त लग जाएगा बिकॉज वी आर एक्सट्रीमली बिजी. कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द इसको अपलोड भी कर दें, सो दैट अगर किसी को दोबारा देखनी हो या किसी क्लास मिस हो गई हो तो वो देख सकता है, राइट. तो नाउ वी विल बी बैक. अभी हम 6:10 हुए हैं, लगभग 15-20 मिनट के बाद सही 6:15 मैं दोबारा आऊँगा. इतने आप भी जो है फिलहाल ग्रुप से हट जाना, या ग्रुप में ही रहना इन केस, बल्कि स्क्रीन से हट जाना. रिलैक्स योर आइज and then exactly at 6:15 we will be meeting again for one of the most prominent session of magnetic effect of current जो मैं आज लेने वाला हूँ.